हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सेल्स। हमने डिस्कस किया था कि सेल्स दो टाइप्स की होती हैं, एक था प्रोकैरियोटिक और दूसरा था यूकैरियोटिक। हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो डेवलप्ड नहीं होती हैं, वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं। दैट मीन्स कि उसमें न्यूक्लियस होता नहीं है, ठीक है। उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए या आरएनए में कोई एक हो सकता है। उसमें जो सेल्स ऑर्गेनेल हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी कॉइल है या हमारे पेरोक्सिसोम्स हैं, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। आज बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स की, यानी कि वेल डेवलप्ड सेल। ठीक, यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब वेल डेवलप्ड। ठीक, वेल डेवलप्ड सेल होती हैं। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले हमको इसमें देखने को मिलता है कि इसके बाहर के साइड में या चारों तरफ एक संरचना होती है झिल्ली नुमा। ठीक है, ये जो दीवार है, भित्ति है, ये एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, एनिमल सेल के केस में हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लांट सेल के केस में हम इसको सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, एनिमल सेल के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट सेल के केस में सेल वॉल। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ हम सिग्निफिकेंटली देख सकते हैं कि इस सेल के चारों तरफ एक दीवार है, भित्ति है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल बोलते हैं। दूसरा, ये जो हमको एरिया दिख रहा है, इस पूरे को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है राउंड स्फेरिकल शेप का, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं क्या दिखता है। ये एक जगह आपको डॉटेड बहुत सारे डॉट दिख रहे होंगे जो कि बहुत घने हैं, डेंस हैं। इस हिस्से को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। ठीक, और न्यूक्लियोलस को बोलते हैं हम केंद्रिका, यानी केंद्रक के भी अंदर एक केंद्र होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका। ये आपको जो रेड कलर का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए। डीएनए या आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब जैसे हम यहाँ देखे थे कि हमारी एक संरचना है जो इसके बाहर की तरफ है, वैसे ही केंद्रक के भी बाहर की तरफ एक संरचना होती है, ये वाली एक दीवार, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वलप। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियर इन्वलप। ठीक, इसके बाद देखते हैं ये जो हिस्सा है न्यूक्लियर इन्वलप के साथ ही ये वाला जो हिस्सा है, जो इस तरीके से एक तंतु में एक सेगमेंटेड हमको नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रवी जालिका। ठीक है,
प्रद्रवी जालिका। ठीक, अब ये अंतःप्रद्रवी जालिका हमारी दो प्रकार की होती है। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं एक हिस्सा है, एक सरफेस सतह के ऊपर कुछ डॉट 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 आपको ये दिख रहा है रेड कलर का। ठीक, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना है जो कि राइबोसोम्स है। अगर इस अंतःप्रद्रवी जालिका के सरफेस के ऊपर अगर राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस हिस्से पे अगर ये हिस्सा है जहाँ पे हमको राइबोसोम्स नहीं दिखते हैं उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि SER और RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद ये देखिए आपको तीन थैलीनुमा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये 3 से ज़्यादा भी होते हैं, 3 समझाने के लिए बना दिया मैंने। ठीक है, ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम या सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। ठीक है, ये हो गया हमारा आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग या लाइसोसोम। इसको लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं, हम आगे जब लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है इतना, इसको हम बोलते हैं गोल्जी एपरेटस, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। ठीक, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, तीनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं। और इसी से टूट के छोटे छोटे थैलीनुमा जो संरचना बन रही है इसको बोलते हैं हम वेजाइकिल। ठीक, एक रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इस रिक्त स्थान को हम बोलते हैं वैक्यूल्स। ठीक, इसके अलावा हमारे पास होता है पैराऑक्सीसोम। और ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। ये माइक्रोफिलामेंट क्या करता है, हमारी सेल को आकार या ढांचा देने का काम करता है। जैसे हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें सरिया वगैरह लगा देते हैं ताकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत रहे। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारे माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये माइक्रोफिलामेंट हमारे कोशिका को एक संरचना या आकार देने का काम करते हैं। ठीक, इसके बाद मेन एक इम्पॉर्टेंट बचता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम और क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अब क्यों पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं ये भी आगे डिस्कस करेंगे जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तब। ठीक, और सेंट्रोमियर्स। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं जो कि हमारे सेल्स में पाए जाते हैं। और इन सारे सेल जो नाम हैं इन सभी को माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, पैराऑक्सीसोम, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट, इन सभी को हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिकांग यानी कि ये कोशिका के अंग हैं, पार्ट्स हैं, या सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, तो एक जो यूकैरियोटिक सेल होता है उनमें ये सारी चीज़ें हमको पाई जाती हैं, यानी कि उसका जो अरेंजमेंट है वो पूरी तरीके से डेवलप होता है, व्यवस्थित होता है। इसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सारी चीज़ें
मौजूद नहीं होती, यानी अगर न्यूक्लियस होगा तो कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस होगा जिसको आप पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, ये इसी साइटोप्लाज्म में यानी ये जीव द्रव्य में ही आपका सस्पेंडेड होगा, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होंगे नहीं। ठीक, गोल्जी एपरेटस होगा नहीं, आपको इसकी जगह पे बड़े बड़े वैक्यूल्स मिलेंगे, लाइसोसोम्स आपके मिलेंगे नहीं, राइबोसोम्स मिलेंगे, लेकिन आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वो अनुपस्थित होंगे या एब्सेंट होंगे। ठीक, अब हमको पढ़ना है एक एक करके ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको पढ़ना है, और ख़ास तौर से हमको पढ़ना है 3 चीज़ों के बारे में जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 चीज़ें हमको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी का है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इनमें से कोई 2 आपको हर साल पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी साल नहीं है एग्ज़ाम का जिसमें से आपके सेल ऑर्गेनेल्स में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से एक क्वेश्चन ना आया हो, वो भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब सेल मेम्ब्रेन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक, अब कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि कोशिका भित्ति मतलब क्या होता है। भित्ति का मतलब ये होता है एचएपी के लैंग्वेज में दीवार, यानी कि कोशिका के सबसे बाहर का जो पोर्शन है या बाहर का जो आवरण है उसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। सपोज कीजिए, मानिए कि ये घर है, इसके सबसे बाहर के हिस्सा जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है इसको अगर हम सेल मान लें तो इसके बाहर के हिस्सा जो है इसी को हम क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन, भित्ति या फिर सेल वॉल। ठीक, प्लांट का केस होगा तो वहाँ सेल वॉल हो जाएगा, और अगर एनिमल का केस है तो वहाँ सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सेल वॉल होता, सॉरी सेल मेम्ब्रेन होता कैसा है।
आपको दूर से देखने से जो हमारी कोशिका भित्ति है, सेल मेम्ब्रेन है, कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ठीक है। अब होता क्या है कि हमें मतलब किससे है, हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ इससे है अभी फ़िलहाल। ठीक है। ये जितने हिस्से हमने रेड मार्कर से हाईलाइट किए हैं, अभी फ़िलहाल हमको इससे मतलब है। पहले इसको समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक। तो कोशिका भित्ति क्या होती है हमारी? कोशिका भित्ति हमारी फॉस्फोलिपिड की बनी हुई लेयर होती है। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? ये सेल मेम्ब्रेन हमारा बना है फॉस्फेट से प्लस लिपिड से। किससे बना है? फॉस्फेट से और लिपिड से, और दोनों को हम एक साथ मिलाए क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड। ठीक। ठीक है। तो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? फॉस्फेट और लिपिड से, जिसको हम साथ में मिलके बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। अब देखते हैं कि यहाँ से अगर हम एक गैप करें, एक छोटा सा, अगर सपोज कर ले कि ये गैप है, तो हमको दिख रहा होगा कि जैसी संरचना ऊपर है सेम वैसी ही संरचना नीचे है। यानी यहाँ पे आपको गोल सर्किल दिख रहा है, और सर्किल के साथ आपको दो इस तरीके से फिलामेंट्स दिख रहे हैं, तंतु दिख रहे हैं। ठीक है। और सेम उसी तरीके से नीचे वाले पोर्शन में आपको नीचे की तरफ क्या दिख रहे हैं? दो सर्किल दिख रहे हैं, और सर्किल दिख रहे हैं, और इसके साथ में इस तरीके से फिलामेंट्स दिख रहे हैं। ठीक। तो कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। यानी कि ये और ये पोर्शन दोनों एक ही है। तो एक लेयर ये बनती है, एक लेयर ये बनती है, यानी कि दो लेयर आपकी बन रही है। तो कहने का मतलब कि जो कोशिका भित्ति या सेल मेम्ब्रेन है, ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। ठीक है। क्या होती है? बाई लेयर। बाई का मतलब दो, और लेयर का मतलब परत। ठीक। दो परत होती है फॉस्फोलिपिड की, एक ये होगी लेयर और दूसरी लेयर ये। ठीक है। कोशिका भित्ति या सेल मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड की बनी हुई, फॉस्फोलिपिड की दो लेयरों से बनी हुई एक संरचना है। ठीक है। जिसमें ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक समान है। ये जो भी आपको राउंड दिख रहा है ये एक समान है, और ये जो आपको तंतुनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, संरचना दिख रही है, ये एक समान है। ठीक। अब इसमें दो वर्ड आता है, एक आता है हाइड्रोफोबिक और एक वर्ड आता है हाइड्रोफिलिक। अब समझते हैं पहले इसको, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक क्या होता है, उसके बाद पूरी परिभाषा बनाएंगे। हाइड्रोफोबिक, फोबिक वर्ड का मतलब होता है फोबिया। फोबिया यानी कि डर। ठीक। और हाइड्रो का मतलब होता है जल, वाटर। ठीक है। यानी कि हाइड्रो मतलब जल और फोबिया मतलब डर। यानी कि जो ऐसी सतह या ऐसी चीज़ जिसको जल से कोई लगाव ना हो, जल से जिसका कोई परस्पर लगाव ना हो, उस सतह को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। यानी ऐसी सतह या ऐसा पदार्थ जो जल के साथ मिक्स ना हो। ठीक। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। जैसे अगर ये हम सपोज़ कीजिए एक कांच का हम बर्तन लें, इसमें पानी डालें और साथ ही इसमें कुछ बूंदें हम ऑयल की डाल दें, तो ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। ये मिक्स नहीं होने की वजह से हम बोलेंगे कि ऑयल जो है हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। यानी जो हमारा ऑयल होता है उसका नेचर क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। ठीक। तो लिपिड वैसे भी हाइड्रोफोबिक होती है,
लिपिड यानी कि हमारा ऑयल हमेशा हाइड्रोफोबिक होता है और उसका और वाटर का कोई मेल ही नहीं है, ठीक। और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? फिलिक का मतलब होता है लव, ठीक। जो वाटर के साथ घुल मिल जाए या जो वाटर के साथ एक बॉन्ड बना ले उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है। फोबिक का मतलब जो अपने पास से वाटर को अलग कर दे या वाटर के संपर्क में ना आए, घुले ना, या वाटर के साथ कोई बॉन्ड ना बनाए, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक। और जो वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक। इसके बाद आप देख रहे हो कुछ बड़ी संरचना यहाँ पे होती है, ठीक। और एक चीज़ और, ये जो आपको चीज़ दिख रहा है इस तरीके से गेट नुमा स्ट्रक्चर, अभी हम इसको बताएंगे आगे चल के, ठीक है। ये जो आपको गेट नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक। ये किसका बना है? प्रोटीन का। ये जो आपको बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हमारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। और ये जो आपको इस तरीके से दिख रहा है एक्चुअली इसका जो है उसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। केमिकल स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है जहाँ पे आपको, ठीक, इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल हो गए, ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल हो गए, ये आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल हो गए, और ये जो पोर्शन है ये हमारा फॉस्फोलिपिड की लेयर हो गई, ठीक। फॉस्फोलिपिड का मतलब जिसमें फॉस्फेट हो और लिपिड हो, फैट हो। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब जहाँ ग्लूकोज हो और प्रोटीन हो। कार्बोहाइड्रेट ही होता है और प्रोटीन। तो यानी कि जो हमारी कोशिका भित्ति है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? तो सेल मेम्ब्रेन में हमारा होता है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं। इसका एक सिरा हाइड्रोफोबिक होता है और दूसरा सिरा हाइड्रोफिलिक होता है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये हाइड्रोफिलिक होगा। अभी हम समझेंगे क्यों। हाइड्रोफिलिक यानी ये वाला पोर्शन जो होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा और ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला है, नीचे वाला, ये हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक। अभी समझेंगे क्यों। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी हुई बाइलेयर है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोप्रोटीन्स के भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सपोज करते हैं कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक।
ये नीचे हमारे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, गोल्जी है। इस तरीके से इसको हम सपोज कर लेते हैं। यहाँ पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म हो रहा है, ये वाला हिस्सा केवल सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। तो अभी सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो हमने क्या बताया कि फॉस्फोलिपिड की बनी हुई लेयर होती है इस तरीके से, ठीक। इस तरीके की बनी हुई होती है। इसमें बीच में आपका चैनल प्रोटीन होता है, जो कि हम पहले बताए थे। ठीक है, इधर एक सेल है, इधर एक सेल है। इन दोनों सेल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, यहाँ से दूसरी सेल शुरू हो जाती है इस तरीके से। ठीक, अब इन दोनों सेल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेस। इंट्रासेल्युलर स्पेस। अब ये इंट्रासेल्युलर स्पेस जो होता है, इसमें हमारा ब्लड फ्लो वगैरह होता है, ताकि किसी सेल को अगर कोई न्यूट्रिशन पहुंचाना हो तो यहाँ से ब्लड आएगा, ब्लड इस रास्ते के थ्रू, पैसेज के थ्रू मूव करेगा। तो जो भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ब्लड यहाँ पे उसको छोड़ के चला जाएगा। अब समझते हैं कि इसका काम क्या होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। ठीक, तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ से हमारी ब्लड सप्लाई आ रही है, ठीक है। हमारी सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत है, सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत है, ब्लड के थ्रू वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब ब्लड के थ्रू आ गई, जिसमें हमारा सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ठीक है, फॉस्फेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक आ गई। अब इस जो दीवार है, दीवार के अंदर कैसे आएंगी, वो प्रोसीजर आपको समझना होगा। ठीक, तो जो बड़े आयन होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, वो तो ये प्रोटीन, जो प्रोटीन की गेट है, इसके माध्यम से आ जाते हैं। ये प्रोटीन का गेट इस तरीके से खुलेगा और बड़े मॉलिक्यूल यहाँ से, बड़े अणु यहाँ से सेल के अंदर एंट्री कर लेंगे। ठीक, ये एक चैनल है, इसलिए इसको बोलते हैं चैनल प्रोटीन। गेट है, इस गेट को हम बोलते हैं चैनल प्रोटीन। ठीक, लेकिन छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो छोटे मॉलिक्यूल डायरेक्ट इस रास्ते से हमारे इंटर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ से ग्लूकोज, खैर ग्लूकोज तो बड़ा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज इधर से ही आएगा। ठीक, अगर मान लीजिए क्लोरीन को आना हो, तो क्लोरीन क्या होगा कि पहले इसकी सतह पे आएगा, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है। ठीक, तो ये जो दोनों सतह हो गई, ये सतह ऊपर और नीचे की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइड्रोफिलिक, क्योंकि इनका हमेशा इसके साथ, वाटर के साथ कांटेक्ट बना रह रहा है। ठीक, तो ये हाइड्रोफिलिक है। लेकिन ये जो बीच वाली सतह है, ये बीच वाली सतह कभी भी अपने पास वाटर को स्टोर करके नहीं रखती। जैसे ही वाटर इनके पास आता है, ये इसको नीचे शिफ्ट कर देती है, पास कर देती हैं कि
वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रहे, ठीक, इसके कांटेक्ट में रहे। ये वाली जो लेयर है ये कभी भी अपने पास में वाटर को होल्ड नहीं करती है, ठीक। तो जैसे ही अगर क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तो ये यहाँ से पास होके चला आता है, ठीक है, और फिर उसी तरीके से इसके पास आता है और फिर वापस हमारे साइटोप्लाज्म को सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक। तो ये तो इसकी संरचना हो गई, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन की संरचना समझ गए कि इसमें क्या होता है, एक चैनल प्रोटीन होता है जिससे बड़े मॉलिक्यूल अंदर आते हैं, बाकी जो छोटे मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही हमारे बाहर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, हाई टू लो, ठीक। जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से चीज़ें ऑटोमेटिक लो कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्ट होंगी, उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, इतना कुछ तो समझ गए, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है परिभाषा का, कि कोशिका भित्ति फॉस्फोलिपिड की 2 परतों वाली अर्धपारगम्य संरचना होती है, ठीक। इसका मतलब कि फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होगी, और अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि जो किसी चीज़ को अलाउ करे। पारगम्य का मतलब होता है जो बिना किसी रोक टोक के आ जाए या चली जाए, लेकिन अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं इस कमरे में घुसा, ठीक है, तो बाहर एक गेट लगा हुआ है, वो गेट अगर मुझे अलाउ करेगा, या वहाँ पे एक चौकीदार है, अगर वो मुझे अलाउ करेगा तो मैं अंदर आऊँगा, और अगर अलाउ करेगा तो मैं बाहर जाऊँगा, ठीक। आना जाना है लेकिन उसके लिए परमिशन की ज़रूरत है। तो अर्धपारगम्य का मतलब कि सिर्फ वही चीज़ें अंदर आएंगी या बाहर जाएंगी जिनकी ज़रूरत बाहर या अंदर कहीं एक जगह हो, ठीक। तो इसको एक तो हिंदी में ये हो गया, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज अ bilayer of phospholipid या इस तरीके से लिख देते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी permeable structure which is made up of bilayer of phospholipid, which is made up of
bilayer of phospholipid. ठीक, दूसरा, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन इनर एंड आउटर एनवायरनमेंट ऑफ सेल। यानी कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो एक बैरियर का काम करता है, किसके मध्य? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। यानी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर का जो पार्ट है साइटोप्लाज्म, और इसके बाहर जो दूसरी सेल है या दोनों सेल के बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच में एक गेट का काम करता है, बैरियर का। अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना हो तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक, तो ये एक बैरियर का काम करता है, इसलिए लिख दिया इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन इनर एंड आउटर एनवायरनमेंट ऑफ सेल। ठीक, ठीक है, तो ये परिभाषा होगी हमारी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। कोशिका भित्ति जो है फॉस्फोलिपिड की बनी हुई, फॉस्फोलिपिड की दो परतों से बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो कि सेल के अंतः और बाह्य एनवायरनमेंट को, प्रकृति को या फिर बाह्य कंसंट्रेशन को एक बाधक के रूप में बैरियर का काम करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। यानी कि इसके गुण क्या हैं, कोशिका भित्ति के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक, ठीक है, तो क्या करता है सबसे पहले कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करने का। बिना सेल मेम्ब्रेन के कोई भी चीज़ ना तो अंदर से बाहर आ सकती है और ना तो बाहर से अंदर जा सकती है। ठीक है, ना तो अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं चाहे तो कोई भी चीज़ अंदर से बाहर नहीं जाएगी और ना ही कोई चीज़ बाहर से अंदर आ पाएगी। ठीक, सबसे पहला क्या होगा? ना तो अंदर से बाहर आएगी ना तो बाहर से अंदर जाएगी। दूसरा क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर या एक्सटर्नल प्रोटेक्टर सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटर्नल प्रोटेक्टर होता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है बाहर से। ठीक, अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो तो बाहर की चीज़ें अंदर आ जाएंगी, अंदर की चीज़ें बाहर चली जाएंगी, इसलिए एक्सटर्नल प्रोटेक्टर का भी काम करता है। ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होगी कि ये एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है और एक्सटर्नल प्रोटेक्टर का काम करता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। काम क्या क्या होते हैं, फंक्शन क्या क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के।
तो अभी हम दो फंक्शन तो यहीं पर डिस्कस कर चुके कि पहला काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्टेशन, पहला काम क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा प्रोटेक्शन। दो तो फंक्शन इसका हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तीसरा है इसका, बहुत सारी जब सेल्स मिलती हैं, सपोज कीजिए कि ये एक सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। तो इस तरीके से एक सेल दूसरे सेल से मिलेगी, दूसरी तीसरे से, तीसरी चौथे से और चौथी पांचवे से, ठीक। इस तरीके से मिलेगी सेल। तो हमने कल पढ़ा था कि सेल दो या दो से अधिक सेल एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू। तो ये जो इनका आपस में जो एक बॉन्ड बनता है वो किसके थ्रू बनता है, सेल मेम्ब्रेन के। तो कह सकते हैं कि टिश्यू फॉर्मेशन में सेल मेम्ब्रेन सहायक होता है, यानी कि टिश्यू जो है किससे मिलके बनता है, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। दूसरा है, अब अगला देखते हैं, जो हमारा ये सेल मेम्ब्रेन था, ठीक है, इस तरीके से ये जो सेल मेम्ब्रेन था, अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, अभी तक तो ट्रांसपोर्ट कर रहा था, प्रोटेक्शन कर रहा था, टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा था। अब देखते हैं कि जो सेल से हमारे जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनसे जो हमारा जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक, वो बंद हो जाती है एक थैलीनुमा संरचना में, ठीक। ये थैलीनुमा संरचना जो है, ये थैलीनुमा संरचना बनती कहाँ से है, तो ये बनती है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यानी कि जो इसके अंदर एंजाइम भरा हुआ है, प्रोटीन भरा हुआ है, ठीक है। ये जब हमारे शरीर में किसी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, एंजाइम की ज़रूरत होती है, तो सेल मेम्ब्रेन से एक सिग्नल जाता है कि XYZ प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, इसके लिए हम एक थैली भेज रहे हैं, उस थैली में पैक कर देना है, ठीक। तो जैसे ही XYZ यहाँ पे एंजाइम बनेगा, वो इस थैली में पैक हो जाएगा और वापस सेल मेम्ब्रेन को भेज दिया जाएगा। तो इट सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ सेल। ठीक है, फिलहाल ये समझना है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी हमारा सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। अब एक वर्ड आता है न्यूरो हार्मोनल एक्टिविटी, ठीक। न्यूरो का मतलब हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, हार्मोन्स, ठीक, और एक्टिविटी, यानी कि ऐसे हार्मोन्स जो हमारे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल होते हैं, उनकी एक्टिविटी कैसे कंट्रोल करता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो समझते हैं कि कोई सिग्नल हमारे ब्रेन से आया है कि ABC हार्मोन प्रोड्यूस करना है। तो ABC हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए सिग्नल यहाँ से इसको मिल गया सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, उस सिग्नल को भेज देगा गोल्जी काय को और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और राइबोसोम्स को, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन के सिंथेसिस में यही तीन मेन रोल करते हैं। तो जैसे ही सिग्नल आएगा, सिग्नल को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उस सिग्नल को जिसको ज़रूरत होगी उसको भेज देगा। जैसे ही सिग्नल भेजेगा तो यहाँ पे हार्मोन का सिंथेसिस, हार्मोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा।
जैसे ही हार्मोन का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा फिर ये सेल मेम्ब्रेन को वापस चला जाएगा। तो जो एक्टिविटी है, जो ब्रेन से हमारे ऑर्डर आता है सेल मेम्ब्रेन को कि हार्मोन को एक्टिवेट करना है, तो इस चीज़ को भी हमारा सेल मेम्ब्रेन मॉनिटर करता है या इस चीज़ को हमारा रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन का। आज हमने यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ लिया और सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया। ठीक है, इसके अलावा कल हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमें एक एक टॉपिक धीरे धीरे वो कवर करने हैं जिनकी सबसे ज़्यादा संभावना है कि वो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में आएंगे। ठीक, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हैं। कोशिश रहेगी कि आपके डाउट की क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचा दी जाए या आपको प्रोवाइड करा दी जाए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।